पाठ 12 उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब उपसर्ग को हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। प्री अर्थात पहले और फिक्स मतलब लगने वाले, अर्थात पहले लगने वाले। तो अब हम यह जान लेते हैं कि उपसर्ग होते क्या है आखिर। तो उपसर्ग शब्द न होकर क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश। और जो है उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगते हैं और उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, ठीक है। तो कैसे कि जैसे हमने लिया जोर, है ना। जोर एक शब्द है, लेकिन इसके आगे अगर हम कम लगा देते हैं तो पूर्व में लगा देते हैं कम प्लस जोर, तो क्या बन गया, कमज़ोर, ठीक है। और इसी तरह से हम परिवार लेते हैं, तो परिवार एक शब्द है और परिवार के आगे अगर हमने स लगा दिया तो स क्या है, उपसर्ग। तो स प्लस परिवार क्या बन गया, सपरिवार, है ना। इसी तरह से खुला। अब खुला एक शब्द है, लेकिन इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया अध, ठीक है। तो क्या बन गया, अध प्लस खुला, अध खुला, है ना। तो ये एक नया शब्द बन गया। तो बच्चों आइए चलते हम इस पाठ की ओर और समझेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम उपसर्ग के जो है हमारा जो पाठ है इसको समझेंगे। तो हमारे इस पाठ में जो है ऊपर दिए गए शब्दों में उप, अध तथा कम शब्दांश क्रमशः वन, खुला और जोड़ शब्दों के साथ हैं, जिनसे इन शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो गए। किन शब्दों के, वन, खुला एवं जोड़। ऐसे शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कैसे, जैसे जो ये ऊपर जो चित्र दिया है ना, ये किसका है, वन का, है ना। लेकिन इसके आगे हमने क्या लगा दिया है, उपसर्ग। और आपको मालूम है कि जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले लगता है। तो ये वन जो है ये एक शब्द है ना। और इस वन के आगे हमने क्या लगा दिया, उप। क्या लगा दिया, उप। तो क्या बन गया, ये उपवन, है ना। उपवन मतलब बगीचा। वन का अर्थ होता है जंगल, है ना। लेकिन वन का अर्थ जंगल होता है, और वन में अगर हमने उप लगा दिया तो ये क्या हो गया, उपवन। उपवन अर्थात बगीचा, है ना। तो अर्थ में परिवर्तन आ गया। इसी तरह से जो दूसरा जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो बर्तन है ये खुला हुआ है ना। तो खुला शब्द है। अब खुला हुआ है, लेकिन इस खुला शब्द में हमने क्या लगा दिया, ये जो शब्द है ना खुला, इसमें हमने क्या लगा दिया, अध उपसर्ग। क्या लगा दिया, अध उपसर्ग। तो अध प्लस खुला क्या बन गया, अध खुला। क्या बन गया, अध खुला। इसका अर्थ क्या होता है कि आधा खुला हुआ। खुला मतलब पूरी तरह खुला, लेकिन जो है ये पूरी तरह से क्या हो गया, खुला जो शब्द है इसके अर्थ में परिवर्तन होकर के क्या हो गया, अध खुला मतलब आधा खुला हुआ। इसी तरह से जो जोर शब्द है, ठीक है, ये जो है जोर शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, कम, है ना। अब जोर का अर्थ होता है बल, है ना। लेकिन इस जोर में हमने कम जोड़ दिया तो कमज़ोर। क्या हो गया, कमज़ोर। तो कमज़ोर का अर्थ होता है वीकनेस, है ना, कमजोरी, है ना, दुर्बल। ये सब क्या है, तो इसके अर्थ में यानी जोर के अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं हम उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्गों के प्रकार। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। अब वो कौन कौन से हैं बच्चों,
देखिए पहला देखते हैं, ये एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो पहला जो हमारा जो उपसर्गों के भेद में पहला भेद कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग। पहले उपसर्ग कौन से आते हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग, ठीक है। फिर दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, और चौथा है संस्कृत भाषा के अव्यय, है ना। तो ये जो उपसर्गों के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और संस्कृत भाषा के भी जो है अव्यय, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ऐसे अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। आजकल चल गया इंस्पेक्टर, तो सब प्लस इंस्पेक्टर, है ना। तो सब जो होता है वो क्या कहलाता है? अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग, है ना। तो चलते हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में जानते हैं कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो देखो, संस्कृत भाषा के उपसर्ग है ना। अ का अर्थ होता है नहीं, है ना। अति का अर्थ किसमें होता है? अधिक। अधिक का उपसर्ग जो अधिक का जो अर्थ होता है वो ऊपर या प्रधान, और अन का मतलब होता है नहीं या अभाव, ठीक है। कैसे? अ एक उपसर्ग है, लेकिन इसका अ का अर्थ होता है नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि कोई शब्द है चल, यानी इसमें चल शब्द में क्या जोड़ा है? अचल, यानी अ प्लस चल क्या बन गया? अचल, है ना। ये संस्कृत का उपसर्ग है अ। फिर अनाथ, अ प्लस नाथ अनाथ। अजीत, अ प्लस जीत अजीत, है ना। अब अजीत का मतलब क्या होता है? जीत मतलब जीतना, और अ लगा दिया मतलब जो है जो जीतने योग्य नहीं होता है वो अजीत कहलाता है ना। नाथ, नाथ का मतलब होता है कोई स्वामी होता है उसका, है ना। और अनाथ का मतलब होता है बेसहारा, जिसका कोई सहारा या कोई नाथ नहीं होता है। इसी तरह से चल, चल का मतलब चलना होता है ना, गतिमान। लेकिन इसके आगे अगर हमने अ लगा दिया तो क्या बन गया? अचल। तो अचल शब्द इसका अर्थ होता है गतिहीन, अचल, यानी वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब अति उपसर्ग से बनता है। अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर। तो इसमें हमने जोड़ा अति प्लस रिक्त। क्या जोड़ा? अति प्लस रिक्त, है ना। अति प्लस रिक्त तो क्या बन गया? अतिरिक्त, है ना। इसी प्रकार से अत्यंत। तो बच्चों आप कह रहे होंगे अत्यंत कैसे बना, पता नहीं। तो देखो इसकी संधि होती है, तो हम देखते हैं अति, है ना। अति उपसर्ग है और इसकी संधि करते हैं तो अति प्लस अंत। क्या? इसका मूल शब्द क्या है? अंत। तो अति प्लस अंत, इन दोनों की संधि हुई तो अति। त में से क्या निकाला? ई, है ना, छोटा ई, और आ। तो ई प्लस अ मिलकर के क्या बना? य। क्या बन गया? य, है ना। और इस अति में से त में से ई चला गया तो ये त क्या रह गया? आधा, यानी स्वर चला गया तो त आधा रह गया, इसलिए क्या बन गया? अत्यंत। यानी यहाँ देख रहे हो ना आप, त आधा है। अत्यंत, अ फिर आधा त, य फिर अत्यंत, ठीक है। तो ये त क्यों आधा हुआ? क्योंकि त में से हमने ई निकाल दिया और इस जो अंत शब्द में से अ ले लिया, तो अ और ई मिलकर के क्या बन गया? य, है ना। और फिर जो है ये त जो है ये ती में से ई निकल गया तो क्या बचा? त। तो त क्या है? त एक जो स्वर रहित है, क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया तो स्वरहित शब्द क्या होता है? हलंत वाला, है ना। तो इसलिए ये आधा हो गया अत्यंत। समझ में आया अब आपको? इसी प्रकार से अति प्लस अधिक क्या बन गया? अति प्लस अधिक, दो शब्द मिले। अब इसमें मूल शब्द क्या है? अति प्लस अधिक, तो क्या बन गया? अत्यधिक, ठीक है। अब इसी तरह से अधि का अर्थ किस में आता है? ऊपर या प्रधान, ठीक है। तो अधि में कार जोड़ा, अधिकार, अधिपति, और अधि प्लस अक्ष क्या बन गया? अध्यक्ष। अध्यक्ष की संधि क्या होगी? अधि प्लस अक्ष, ठीक है। तो ई और अ की मिलकर क्या होती है? संधि।
अध्यक्ष, तो ई और अ मिलकर के क्या बन गया, य, है ना। और इसमें से ध में से ई निकल गया तो स्वर रहित हो गया, इसलिए ध क्या हो गया, आधा, तो अध्यक्ष बन गया, है ना। अब इसी तरह से अन शब्द, अन शब्द का प्रयोग जो है, अन मतलब नहीं के अर्थ में होता है, अभाव के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए जो है अन प्लस एक बना अनेक, है ना। इसी तरह से अन प्लस अर्थ बना अनर्थ, अ प्लस अर्थ बना अनर्थ, अन प्लस अर्थ, ठीक है। तो क्या बन गया, क्योंकि न आधा है और न में फिर स्वर मिल जाता है तो क्या बन जाता है, न पूरा, है ना, तो अनर्थ। इसी तरह से अन प्लस आवश्यक क्या बन गया, अनावश्यक, है ना। चलिए और आगे चलते हैं हम। अनु, आगे क्या है, अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, तो अनुकूल, अनु प्लस कुल अनुकूल, अनु प्लस ज अनुज, अनु प्लस चर अनुचर। फिर आता है अप, अप का अर्थ होता है बुरा, हीन या नीचे, है ना। तो इसका अर्थ होता है अप लगाएंगे, यानी मान, अपना मूल शब्द क्या है, मान, क्या है मूल शब्द, मान, मान में हमने क्या जोड़ दिया, अप, तो आगे क्या बन गया, जैसे आगे अप, है ना, और मान, ये शब्द है, मान मूल शब्द है और अप शब्दांश है ना, तो क्या बन गया, अप प्लस मान अपमान। इसी तरह से अप प्लस शब्द अपशब्द, है ना, शब्द का जानते ही हो आप, और शब्द में हमने अप लगा दिया तो इसका अर्थ परिवर्तन होकर के क्या बन गया, अपशब्द। अपशब्द मतलब जो निंदनीय शब्द होते हैं, जो बुरे शब्द होते हैं, निम्न स्तर के शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपशब्द। अपशब्द का अर्थ तो गाली भी होता है ना। इसी तरह से यश में हमने अप जोड़ा तो क्या बन गया, अपयश, है ना। अब आते हैं हम आ का अर्थ होता है तक या लेकर, है ना, तो आ प्लस जन्म आजन्म, आ प्लस मरण आमरण, आ प्लस, है ना, क्रमण, आ प्लस क्रमण आक्रमण, है ना। इसी तरह से दुष का अर्थ होता है कठिन, तो दुष का मतलब जो है, हम दू को ऐसे भी लिख सकते हैं, दू प्लस विसर्ग भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संधि होकर के विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो दू प्लस साहस क्या बन गया, दुस्साहस, क्या बन गया, दुस्साहस। फिर दू प्लस कर, देखो इसकी संधि क्या होगी, ठीक है, अब इसकी संधि क्या होगी, दू, ठीक है, ठीक, ये दुष, ठीक है, प्लस कर, है ना। तो जब ये स और ये क मिल जाता है तो ये जो स है, यानी क से ज्ञ तक का जो वर्ण कोई भी मिल जाता है तो स किस में बदल जाता है, इस वाले श में, तो क्या बन गया, दुष्कर, है ना। फिर दुष्कर्म, है ना, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं हम। नी का अर्थ होता है नीचे या निषेध, है ना, तो नी प्लस पूर्ण निपुण, नी प्लस यम नियम, नी प्लस वास निवास। निर बिना या बाहर, तो निर मतलब अब निर का मतलब भी विसर्गी समझ लो। निर प्लस जन क्या बन गया, निर्जन, है ना, क्योंकि इरा तो आधा है, नी प्लस जन निर्जन, ठीक है। फिर निर प्लस गुण निर्गुण, निर प्लस मान निर्माण, है ना। निस का अर्थ होता है नहीं या बिना के अर्थ में, तो निसंतान, है ना, निस प्लस संतान निसंतान, निस प्लस छल निश्चल, और निस प्लस तेज निस्तेज, ठीक है। इसी तरह से परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे, अर्थात परा मतलब परा प्लस जीत पराजीत, परा प्लस धीन पराधीन, परा प्लस मर्श परामर्श, है ना, ठीक है। तो अब चलते हम परी का अर्थ होता है आसपास या चारों ओर, ठीक है। तो परी प्लस नाम परिणाम, परी प्लस वार परिवार, परी प्लस क्रमा परिक्रमा। प्रति हर एक या उल्टा,
तो प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल, और प्रति प्लस एक। क्या? प्रति प्लस एक। मैंने अभी बताया था आपको संधि करके, प्रति प्लस एक, है ना। तो ए क्या है? स्वर है। और जो ई क्या है? ई प्लस ए क्या बन गया? ई प्लस ए भी क्या बन गया? ठीक है, य में ए हो गया प्रत्येक, है ना। तो और इधर त क्या हो गया? आधा। तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक। और अब चलते हम सम, है ना। तो सम अगला हमारा है सम, अच्छा, या पूर्णता, है ना। सम प्लस मान, सम्मान, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, सम प्लस बंध, संबंध, है ना। इसी तरह से स का अर्थ होता है साथ में या सहित, है ना। इन दोनों अर्थों में लिया जाता है। तो जो अब हम स शब्द को मिलाते हैं तो स प्लस परिवार, स प्लस बल, स प्लस नाथ, सनाथ, है ना। इसी तरह से सु का अर्थ किस में लिया जाता है? अच्छा। तो सु प्लस पात्र, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, सु प्लस गम, सुगम, है ना। इसी तरह से कु का अर्थ बुरे में लिया जाता है। तो बुरा, कु प्लस पात्र, कुपात्र, कु प्लस पुत्र, कुपुत्र, कु प्लस मार्ग, कुमार्ग, है ना। इसी तरह से वी का अर्थ विशेष में लिया जाता है या अलग। तो वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, वी प्लस देश, विदेश। देश का मतलब तो देश होता है, लेकिन विदेश का मतलब हमारे यहाँ से अलग, यानी दूसरी कंट्री, तो क्या कहलाती है? विदेश। वी प्लस जय, विजय, है ना। अब आते हैं हमने अभी तक कौन से पढ़े थे? संस्कृत के उपसर्ग। तो अब हम कौन से उपसर्ग पढ़ेंगे? हिंदी के उपसर्ग। कौन से पढ़ेंगे? हिंदी के उपसर्ग। हमने पढ़ा था ना कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो इन उपसर्ग, फिर इसका अर्थ और फिर शब्द कैसे बने, है ना। तो हिंदी के उपसर्ग कौन से? है ना। हिंदी में भी उपसर्ग होता है। तो अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध, है ना। तो निषेध अर्थ में अ प्लस शांति, अशांति, अ प्लस छूत, अछूत, अ प्लस परिचित, अपरिचित, है ना। इसी तरह से अध का मतलब होता है आधा। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, खुला तो अध प्लस खुला कहा था। अध प्लस खुला, अध खुला मतलब अध मतलब आधा, तो आधा खुला हुआ, है ना। तो अध प्लस पका, अध पका, है ना। अध प्लस मरा, अध मरा, यानी आधा मरा हुआ। अध प्लस पका मतलब आधा पका हुआ। अध कचरा मतलब आधा कच्चा, है ना। इसी तरह से अब हम आते हैं अन का अर्थ होता है कमी या निषेध, है ना। तो अन जो है हम लगाते हैं अन प्लस मोल, अनमोल, अन प्लस बन, अनबन, अन प्लस जान, अनजान, है ना। उन का अर्थ होता है एक या कम, है ना। तो उन प्लस 30, 29, है ना। उन प्लस 50, 49, है ना। फिर आते हैं हम ओ का अर्थ होता है हीन या निषेध अर्थ में, है ना। हीन या निषेध अर्थ में। तो ओ प्लस धड़, ओधड़, ओ प्लस पार, औपार, औ प्लस रस, औरस, ठीक है, औ, है ना। इसी तरह से हम क या कु का अर्थ किस में लेते हैं? बुरा में। तो कपूत, कुमति, कुचाल, क प्लस पुत, कपूत, कु प्लस मति, कुमति, और कु प्लस चाल, कुचाल। चाल का अर्थ तो होता है चलना, लेकिन कुचाल यानी उसकी गलत चाल, है ना। मति मतलब बुद्धि होती है, लेकिन कुमति अर्थात बुरी बुद्धि, है ना। कपूत, पूत मतलब पुत्र होता है, और क मतलब बुरा पुत्र, है ना। इसी तरह से दू का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो दू प्लस खद, दुखद, दू प्लस बला, दुबला, दू प्लस लार, दुलार, है ना। इसी तरह से स अर्थात सु,
दोनों अच्छे के अर्थ में प्रयोग होते हैं, इसका अर्थ होता है अच्छा, है ना। और स प्लस पूत सपूत, स प्लस गुण सगुण, स प्लस हर्ष सहर्ष, है ना। इसी तरह से हम नी लेते हैं। नी का अर्थ बिना में आता है। नी प्लस हत्ता निहत्था, है ना। नी प्लस डर निडर, नी प्लस कम्मा निकम्मा। पर का अर्थ होता है दूसरा, तो दूसरा पर प्लस दादा परदादा, यानी दादा से भी परे, यानी दूसरे दादा। परहित, दूसरों का हित, है ना। परहित, पर मतलब दूसरा, है ना। उपकार का मतलब होता है कि किसी के ऊपर जो है हमने उपकार किया, लेकिन पर उपकार यानी दूसरे पर किया हुआ उपकार, परोपकार, है ना। इसी तरह से बिन शब्द का अर्थ होता है रहित, है ना। और इसमें हमने जोड़ा बिन चाहा, बिन मांगा, है ना। मांगा में क्या जोड़ा हमने, बिन, तो बिन मांगा हो गया। मांगा यानी मांगना, और बिन मांगा यानी नहीं मांगा। चाहा और फिर बिन चाहा, नहीं चाहा, है ना। इसी तरह से आता है भर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है भरा हुआ। भरपेट, पेट, भर प्लस पेट, भरपेट। भर प्लस पूर, भरपूर। भर प्लस सक, भरसक, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले उर्दू के उपसर्ग की ओर। तो उर्दू भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। आप जानते हो उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, है ना। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी, है ना। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। और जो है अब उर्दू भाषा के उपसर्ग कौन कौन से? कम, खुश, गैर, दूर, है ना। ये दर और ना, बदला, है ना। तो पहला है कम का अर्थ हीन और थोड़ा में आता है, जैसे कम अक्ल, कमजोर और कम उम्र, है ना। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न या अच्छा, है ना। तो खुश प्लस बू, खुशबू, है ना। खुश प्लस नसीब, खुश नसीब। खुश प्लस मिजाज, खुश मिजाज, है ना। गैर मतलब भिन्न या निषेध अर्थ में। गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, है ना। इसी तरह से दर का अर्थ होता है में। दरअसल, दरकिनार, दर प्लस असल, दरअसल, दर प्लस किनार, दरकिनार। इसी तरह से ना मतलब नहीं, तो ना प्लस बालिग, नाबालिग। ना प्लस जायज, नाजायज, है ना। इसी तरह से ब का अर्थ होता है साथ, है ना। तो कैसे? ब प्लस नाम बनाम, ब प्लस नाम क्या हुआ? बनाम। ब प्लस दौलत, बदौलत, है ना। इसी तरह से बद का अर्थ होता है बुरा, तो बद प्लस बू, बदबू। बद प्लस मिजाज, बदमिजाज, है ना। और बद प्लस तमीज, बद प्लस तमीज, बदतमीज, है ना। इसी तरह से ला का अर्थ होता है बिना, है ना। तो बिना अर्थ में प्रयोग होता है इसका। तो ला प्लस वारिस, लावारिस। ला प्लस इलाज, लाइलाज। ला प्लस परवाह, लापरवाह, है ना। अब आते हम हमारे संस्कृत भाषा के अव्यय की ओर, है ना। जैसे जो उपसर्गों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, है ना। तो अंतः या अंतर, है ना, इसका अर्थ होता है भीतर, है ना। तो हम अंतः प्लस पूर, अंतःपुर, अंतः प्लस करण, अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? अपने हृदय के अंदर, अंतर कथा के अंदर, है ना। अंतर्मन, अंदर का मन, है ना। इसी तरह से अधः का मतलब होता है नीचे, है ना। अधःपतन, अधोगति, अधोमुख, है ना। इसी तरह से अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, है ना। तो अलम प्लस कार, अलंकार, है ना। अलम प्लस कृत, अलंकृत, है ना। इसी तरह से चिर का अर्थ होता है बहुत। चिर प्लस आयु, चिरायु। चिर प्लस काल, चिरकाल। पुनः अर्थात दोबारा, ठीक है। तो पुनः का अर्थ दोबारा में होता है, तो पुनः प्लस मिलन, पुनर्मिलन, है ना। पुनर प्लस जन्म, पुनर्जन्म। स्व का अर्थ होता है अपना। स्व प्लस धीन, ठीक है।
स्व प्लस अधीन क्या बनेगा, स्व प्लस अधीन स्वाधीन, स्व प्लस देश स्वदेश। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा पाठ हुआ, लेकिन आओ दोहरा ले, इनको वापस से दोहरा लेते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उनमें विशेषता उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग, है ना। मूल शब्द में जुड़कर, है ना, मूल शब्द जैसे हमने लिया स्वदेश, है ना, तो देश तो मूल शब्द है, लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ दिया, स्व, क्या जोड़ दिया, स्व, तो स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना देश, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उनमें विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये पाठ।